हेलो दोस्तों, आज हम माय क्रूल लव का 26वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अथर्व आराम से अपने केबिन में अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा रहा था। लैपटॉप पर एक कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल चल रही थी जिसमें वह लोग अलग अलग लोकेशंस पर थे, जैसे अलग अलग देश में। उनकी एक मीटिंग होती है जिसे कंप्लीट करने के बाद अथर्व सबको गुड लक बोलकर लैपटॉप को बंद कर देता है। उसके बाद वह आराम से चेयर पर अपनी पीठ लगाकर कुर्सी पर टिकाकर आंखों को हल्का सा बंद कर लेता है। उसे काफी की बहुत कमी महसूस हो रही थी। वह आंखें खोलकर अपने फोन की तरफ देखता है। उसे उठाने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसकी नज़र में कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। उसके केबिन की कांच की दीवार से वह बाहर की तरफ साफ साफ देख पा रहा था। वह बाहर कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसके एक्सप्रेशंस में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। वह देखता है कि दूसरी तरफ कहर एक डेस्क का सहारा लेकर खड़ी हुई है। उसके बगल में एक लड़का खड़ा है। वह लड़का शायद उसी की कंपनी में एम्प्लॉय है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि कवि था। कहर ने बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, बालों को ऊपर पोनीटेल में बांध रखा था। वह लड़के के साथ खड़ी इतनी हंस हंस के बातें कर रही थी कि जैसे वह लड़का उसका कोई बहुत अपना हो। कुछ ज्यादा ही फ्रैंक लग रही थी उसके साथ। वह लड़का भी काफी हंसकर बातें कर रहा था। फिर उसने लड़के ने अपनी कोहनी को कहर के कंधे पर टिका लिया। ये देखकर अथर्व के एक्सप्रेशंस खराब होने लगे। दोनों कुछ देर तक हंसते बात करते हैं, कभी आपस में हाई फाई करते हैं, कभी कुछ और। अथर्व के हाथ में जो फोन था उस पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और आंखों में हल्की सी जेलेसी की चमक दिखाई देने लगी। उसका दिमाग खराब होने लगा। उसने तुरंत कहर के मोबाइल पर अपने मोबाइल से कॉल किया। दूसरी तरफ कहर कवि के सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए बोली, यार तुम बहुत फनी हो सच में। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। कंफ्यूज होकर उसने अपना फोन निकाला तो देखा कि स्क्रीन पर मोगैम्बो नाम फ्लैश हो रहा था। ये नाम देखते ही उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया और वह एकदम से सीधी होकर खड़ी हो गई। उसे इतना हैरान देखकर कवि ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया क्या? इतना क्या हैरान लग रही हो, जैसे किसी ने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। कहर ने कहा, नहीं, बॉयफ्रेंड का नहीं, बॉस का कॉल आया है। उस खड़ूस मोगैम्बो का। बॉस का नाम सुनते ही कवि भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। कहर अपना गला साफ करती है और फिर एक गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव करती है। मगर कॉल रिसीव करने के बाद जैसे ही वह कुछ बोलने वाली होती है, दूसरी तरफ से अथर्व की बहुत डाक आवाज उसे सुनाई देती है, मेरे केबिन में आओ अभी के अभी। अचानक अथर्व की इतनी कड़क आवाज सुनकर कहर थोड़ा सा हैरान और कंफ्यूजन में दिखाई देने लगती है। वो कवि की तरफ देखती है जो खुद आईब्रोस ऊपर उठाकर उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश करता है। फिर वह कहती है, ओके बॉस। ये बोलकर वह कॉल कट कर देती है। कवि कहर से बोला, क्या हुआ? सब ठीक है। अचानक तेरे हाव भाव कैसे बदल गए? क्या कहा सर ने? कहर ने एक गहरी सांस लेकर अनोइंग चेहरा बनाते हुए कहा, खड़ूस कहीं का। एक शब्द वह प्यार से नहीं बोल सकता। हाँ, माना कि हम उसके अंडर नौकरी करते हैं और वो हमें सैलरी देता है, तो इसका मतलब क्या सच में हमको अपना नौकर समझकर बैठा है क्या? जब भी ऑर्डर देगा
हमको उसकी बात माननी पड़ेगी क्या? खरीद लिया है क्या उसने हमें? कहर को गुस्से में देखकर कवि हैरान भी था और कंफ्यूज भी। पर इतना जरूर समझ गया था कि जरूर मोगेम्बो ने थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से कहर से बात की होगी। वे दोनों अब भी बात कर रहे थे। कहर वहां से हिली नहीं थी। ये देखकर अथर्व का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, मेरा फोन काटने के बाद भी यह अब तक वहां पर उस लड़के के साथ खड़ी क्या बातें कर रही है। मैं इस लड़की को नौकरी से ही निकाल दूंगा। आखिर समझती क्या है अपने आप को? मैं बॉस हूँ, मेरे बोलने पर उसे तुरंत भाग कर आना चाहिए। अथर्व इरिटेट हो जाता है। थोड़ी देर में कहर केबिन में आती है। वह दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से कम इन की आवाज आती है। कहर अंदर जाकर अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके थोड़ी सीधी होकर खड़ी हो गई और बोली, आपने बुलाया सर? इस बात पर अथर्व ने आंखें सिकुड़ते हुए कर की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें 45 सेकंड्स पहले कॉल किया था। तुम पूरे 45 सेकंड लेट हो। कहाँ थी इतनी देर तक? अथर्व की बात सुनकर कहर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह अपने मन में जोर से चिल्लाकर बोलती है, 45 सेकंड? सीरियसली? बोल तो ऐसे रहा है जैसे 45 सेकंड नहीं, 45 घंटे लेट करके आई हूँ इसके पास। क्या आदमी है? अगर 4 लाख रुपए नहीं देता ना, तो इतने घुसे मारती इसके मुंह पर। फिर कहर ने कहा, हाँ, वह मैं जरा वॉशरूम में थी। कहर की बात सुनकर अथर्व की आंखें और कड़क हो जाती हैं। ये लड़की साफ साफ मेरे मुंह पर झूठ बोल रही है। इसके इतनी हिम्मत। अथर्व अपनी मुट्ठी को जोर से कस लेता है मगर अपने गुस्से को शांत करने की पूरी कोशिश करता है। वह कहर से कहता है, ऑल राइट, जाओ, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। ये बोलकर अथर्व एक फाइल खोलकर उसे चेक करने लगता है। कहर कुछ सेकंड तक कंफ्यूजन में वहीं खड़ी रहती है। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया। अथर्व ने जब अपनी पलकों को ऊपर उठाकर देखा कि वह अब तक वहां पर खड़ी कंफ्यूजन में उसे देख रही है, तो वह इरिटेट होकर फाइल को टेबल पर जोर से पटक कर बोला, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? क्या हर चीज को बार बार रिपीट करवाने की कसम खाई है तुमने? जाओ और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। खड़ी क्या हो? मेरा मुंह क्या देख रही हो? कहर एकदम से थोड़ा कड़क हो गई और बोली, लेकिन सर, आपको कॉफी देने का काम पियून का है और मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। आपको नहीं लगता कि आप गलत इंसान को गलत काम करने को बोल रहे हैं? कहर की बात सुनकर अथर्व की आंखें सिकुड़ गईं और वह बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि यहाँ किसकी क्या ड्यूटी है? हेलो मिस कहर, मेरी एक बात को कान खोल कर सुन लो। मैं बॉस हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हें कॉफी लाने के लिए बोलूँ, मुझे गार्ड करने के लिए बोलूँ, या ऑफिस में पोछा लगाने के लिए बोलूँ, तुम्हें वह काम करना पड़ेगा। समझी? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसको क्या काम देना है और क्या नहीं। तुम्हें तुम्हारी सैलरी टाइम पर मिल रही है ना? और वह भी तुम्हारी उम्मीद से 3 गुना ज्यादा। अब जाओ चुपचाप और कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। अथर्व का गुस्सा और उसकी बातों को सुनकर कहर हैरान थी। आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने जो ये खड़ूस उसके ऊपर इतना भड़क रहा है? पर खैर, ज्यादा जुबान न लड़ते हुए कहर वहां से चली गई और फिर कॉफी की मशीन के पास पहुंच गई। गुस्से में कहर ने कप उठाया और मशीन चलाकर कॉफी तैयार करने लगी। वो अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ा रही थी,
खडूस, साधु, अकडू, मोगैम्बो कहीं का। उसने मुझे इतना कुछ बोल दिया। कॉफी देने का काम पियोन का है, इसमें मैंने गलत क्या बोला? खामखा मुझे इतना सुना दिया। गॉड, अगर उसने मेरी इतनी अच्छी सैलरी ना कर रखी होती तो मेरे पैर की जूती भी उसके लिए कॉफी न बनाती। हे भगवान, हे भगवान, प्लीज मुझे शांति दो। प्लीज मुझे हिम्मत दो कि मैं यहाँ रहते हुए अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकूं और गलती से भी इस आदमी का जबड़ा ना तोड़ दूं। उस वक्त तो कितना प्यार से ट्रीट कर रहा था जब हम जंगल के उस होटल में रुके हुए थे, और यहाँ आने के बाद तो ऐसे खुजली वाले कुत्ते की तरह मुझ पर भौंके जा रहा है। कहर ने कॉफी तैयार की और फिर उसे देखकर कहा, एक तो काली कॉफी, ऊपर से विदाउट शुगर। बिल्कुल इस पर सूट करती है। ऐसी कड़वी, टेस्टलेस चीज पी पीकर ही वह इस तरह का बन गया है। उसके बाद कहर ने गहरी सांस ली और कॉफी लेकर केबिन में पहुंच गई। अंदर आने के बाद उसने कॉफी टेबल पर रख दी और कहा, ये लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। अथर्व ने अपनी कॉफी की तरफ देखा और फिर कहर की तरफ। वह देख सकता था कि कहर इरिटेट लग रही थी, गुस्से में लग रही थी। उसे नजर भी नहीं मिला रही थी, मगर अथर्व को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कॉफी उठाए और जैसे ही पीना शुरू किया, तभी अचानक उसने देखा कि कॉफी के कप पर हल्का सा कुछ लगा है। बहुत ही ज्यादा हल्का था, दिखाई भी ठीक से नहीं दे रहा था। मगर जैसे ही अथर्व ने उसे देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने तुरंत कॉफी के कप को एक तेज आवाज के साथ वापस टेबल पर रखा और कहा, व्हाट द हेल? कॉफी का कप साफ नहीं है। तुम देखकर नहीं ला सकती थी? अंधी हो गई हो क्या? मुझे बीमार करना चाहती हो? अथर्व की बात सुनकर कहर हैरान हो गई। उसने कॉफी के कप को उठाया और चारों तरफ से देखा। उसने कहा, इस पर कुछ भी नहीं लगा है। अथर्व ने एक बहुत ही छोटी सी चीज की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, ये यहाँ ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो, गंदगी लगी है, कप को ठीक से धोया नहीं गया। तुम कप को बिना धोए मेरे लिए कॉफी लेकर आई हो। जाओ पहले कप को धोकर और फिर उसे अच्छे से क्लीन करके उसमें कॉफी डालकर लेकर आओ, जाओ यहाँ से। इस बात पर कहर का भी दिमाग खराब हो जाता है। उसने धाक आंखों से अथर्व को देखा। वह भी कप को तेज आवाज के साथ टेबल पर रखकर अथर्व से कहती है, अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, सर। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए पहले आपका बर्तन वॉश करूं और फिर आपके लिए कॉफी और खाना लेकर आऊं? एम सॉरी, मगर मैं इस चीज की सैलरी नहीं लेती। मैं आपकी बॉडीगार्ड हूं। आपको गार्ड करने की सैलरी लेती हूं, ना कि आपका बर्तन धोने की। आपने क्या मुझे कामवाली बाई समझ के रखा है? कहर का इतना कड़क जवाब सुनकर अथर्व हैरान था। वो खड़ा होकर बोला, अपने बॉस से तुम जवान लड़ा रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब कहर की बर्दाश्त के बाहर हो गया। इतना तो वह अपने बाप का ना सुने, फिर यह बॉस क्या चीज है? उसने तुरंत अथर्व की तरफ कदम बढ़ाए और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया। अथर्व हैरान हो गया और कुर्सी के ऊपर गिर गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि कहर की आंखें बहुत डार्क और खतरनाक हो गई थीं। वह जिस तरह से उसे देख रही थी, अथर्व शॉक्ड था। कहर आगे आई, अपने पैर को उठाकर उसने कुर्सी के ऊपर रखा और फिर अपने दोनों हाथों को कुर्सी के दोनों आर्मरेस्ट पर रखकर अथर्व के ऊपर हल्की सी झुक गई। अथर्व की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गईं। दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपना सलाइवा गटक लिया।
कहर ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत डार्क आवाज में कहा, लिसन मिस्टर अथर्व सिंघानिया, आपने मुझे अपने बॉडीगार्ड की ड्यूटी दी है। सिर्फ इसलिए मैं आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ और सिर्फ इसीलिए ही अब तक आप सेफ हैं। मुझे मेरी हद पार करने पर मजबूर मत कीजिए क्योंकि आप 4 लाख रुपए में मुझे खरीद नहीं सकते। अगर मुझे इज्जत से बात करेंगे तो मैं यहाँ बड़े ही प्यार से आपके साथ काम करूँगी, आपको प्रोटेक्ट भी करूँगी। लेकिन अगर अपनी तमीज भूलकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो बॉडीगार्ड तो बहुत दूर की बात गई, आप खुद अपनी बॉडी को मुझसे गार्ड नहीं कर पाएंगे, समझे। अथर्व हैरान था, काफी ज्यादा हैरान, क्योंकि कहर काफी कड़क अंदाज में आ गई थी। अथर्व सहमते हुए बोला, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। ये सुनकर कहर के होठों पर तिरछी मुस्कान आई और उसने कहा, वेरी गुड, आइंदा अपनी औकात में रहना, समझे। अथर्व ने हामी में सर हिला दिया। तभी अचानक कहर होश में आई। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खो गई तुम। कहर एकदम से होश में आई तो उसने देखा कि वह तो ये सपना देख रही थी। वह तो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी है और अथर्व उसके सामने खड़ा गुस्से में उस पर चिल्ला रहा है। इसका मतलब अभी अभी जो उसने अथर्व को डराया वह सिर्फ उसकी कल्पना थी। सिट यार, कहर अपना गला साफ करती है और अथर्व से कहती है, सॉरी सर, मैं अभी पहले आपके लिए कप धोकर अच्छे से क्लीन करके फिर कॉफी लेकर आती हूँ, रियली सॉरी। ये बोलकर वह कॉफी का कप लेती है और वहां से चली जाती है। अथर्व इरिटेट होकर बोला, ये लड़की भी ना। खुशी एक बड़े से मॉल से बाहर निकलती है। उसका लग्जरियस हैंडबैग उसके हाथ में था। उसने प्रोफेशनल कपड़े पहन रखे थे, ऊपर से शर्ट और नीचे पेंसिल स्कर्ट। आंखों पर काला चश्मा, वह बहुत ही ज्यादा फैशनेबल पर स्ट्रिक्ट बिजनेस वुमेन लग रही थी। उसका और काफी ज्यादा कोल्ड और इम्प्रेसिव था। वह अपनी गाड़ी में बैठी और उसके बाद गाड़ी लेकर वहां से चली गई। जल्दी ही उसकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी और उसने देखा कि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ है। काफी मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़, गाड़ियां रुकी हुई थीं। काफी लोग गाड़ियों से निकल कर आगे की तरफ जा रहे थे, जैसे वहां कोई हादसा हो गया, शायद कोई एक्सीडेंट। सामने से जाने वाले आदमी से खुशी ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो रहा है? ये लोगों की भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है और यह ट्रैफिक जैम कैसे हो गया? उस आदमी ने बड़ी ही हड़बड़ाहट में जवाब दिया, मैडम, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक पूरी फैमिली गाड़ी में फंस गई है। गाड़ी बुरी तरह से टूट गई और आग भी लग गई है उसमें। खुशी की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। व्हाट? वह तुरंत गाड़ी से निकली और फिर आगे की तरफ देखा। आसमान में धुआं ही धुआं हो रखा था। वहां पर लोगों की भीड़, चीज चीखने, चिल्लाने की आवाज, न जाने क्या क्या था। वह तुरंत भागी। गाड़ियों को क्रॉस करते हुए वह उसे भीड़ के पास पहुंची, जो वहां पर इकट्ठा हो गई थी। भीड़ को चीरते हुए खुशी जैसे ही वहां सामने आई तो उसकी आंखें और मुंह दोनों फट गए। दिल इतना जोर से धड़क रहा था मानो अभी इसी वक्त रुक जाएगा। उसने देखा, एक गाड़ी में पूरा परिवार फंसा हुआ है। माँ बाप एक्सीडेंट की वजह से शायद बेहोश हो गए हैं और छोटे छोटे बच्चे जोर से चिल्ला रहे हैं। गाड़ी का दरवाजा खुल नहीं रहा था और गाड़ी में बाहर की तरफ से आग लग गई थी। गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है। खुशी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। नो,
नो नो। खुशी आगे भागने की कोशिश करती है, मगर आग बहुत ज्यादा फैल रही थी। खुशी गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह जोर से चिल्लाने लगी, कोई मदद करो, प्लीज, कोई मदद। तभी खुशी ने देखा कि लोग मदद करने की बजाय दूर होकर खड़े हैं, और कुछ तो इतने बेशर्म हैं कि अपने स्मार्टफोन से वीडियो शूट करने में लगे हुए हैं। कुछ ब्लॉग बना रहे हैं। ओ माय गॉड, बेशर्मी की हद होती है। खुशी उन लोगों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? यहाँ एक परिवार गाड़ी में जलकर मरने वाला है और तुम लोग वीडियो बना रहे हो। तुम लोगों में इंसानियत बची है कि नहीं? अरे कुछ तो शर्म करो, मदद करो उनकी। तभी अचानक खुशी ने कुछ आवाजें महसूस की। उसने जैसे ही पलट कर देखा, वह हैरान हो गई। एक लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा आदमी गाड़ी के पास खड़ा था। उसने गाड़ी के दरवाजे को अपने हाथ से पकड़ा और थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचा। पूरे दरवाजे में आग लगी थी, मगर उसे आदमी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। खुशी हैरान होकर देख रही थी। एक झटके के साथ उसने गाड़ी के दरवाजे को तोड़कर फेंक दिया और फिर अंदर से छोटे छोटे बच्चों को उठाकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। खुशी तुरंत उस आदमी के पास भागकर गई। उस आदमी ने बच्चों को निकालकर जैसे ही पीछे किया, खुशी ने तुरंत बच्चों को अपने हाथों में पकड़ लिया। एक सेकंड के लिए उसकी और उस आदमी की नजरें आपस में टकराईं। खुशी हैरान थी। हल्की हैरानी उस आदमी की आंखों में भी थी, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, सब्जेक्ट 84 था। खुशी उसे देखते ही तुरंत पहचान गई थी, मगर इस वक्त शॉक होने का टाइम तो बिल्कुल नहीं था। उसने तुरंत बच्चों को पीछे दूरी पर खड़ा किया, जो बुरी तरह से रो रहे थे। गाड़ी के अंदर आदमी और औरत, जो शायद उन बच्चों के माता पिता थे, बुरी तरह से लहूलुहान और बेहोश पड़े थे। उन्हें काफी ज्यादा चोट लगी थी। गाड़ी के शीशे भी टूटे हुए थे। बच्चों को भी काफी चोट लगी हुई थी और वे दर्द से चिल्ला रहे थे। तभी एकदम से गाड़ी की आग और भी ज्यादा भड़क गई। खुशी ने तुरंत चिल्ला कर कहा, जल्दी करो, गाड़ी ब्लास्ट होने वाली है। खुशी के चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशंस थे। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उस आदमी ने उस औरत को अपनी बाहों में बाहर निकालने की कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत फंस गई है। सीट के नीचे जैसे उसका पैर फंस गया हो। उसने उस औरत को निकालने के लिए सीट को जोर से लात मारी। सीट एकदम से टूट गई। ये देखकर खुशी भी हैरान थी। उसने तुरंत उस औरत को बाहर निकाला। तभी हिम्मत करके कुछ और आदमी आगे आए, उनकी मदद के लिए। उन्होंने उस औरत को पकड़कर साइड में किया। इसके बाद सब्जेक्ट 84 ने गाड़ी की दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर आदमी को बाहर निकालने की कोशिश की, पर वह दूसरी तरफ था। आग इतनी ज्यादा थी कि अब कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। तभी एक तेज आवाज के साथ गाड़ी एकदम से ब्लास्ट हो गई। खुशी की आंखें फट गईं। बच्चे ये देखकर इतने हैरान हो गए कि वहीं पर बेहोश हो गए। तीनों के तीनों बच्चे बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। एक 5 साल का था, एक 8 साल का और एक शायद 12 साल का बच्चा था। सबसे छोटा 5 साल का बच्चा एक लड़की थी और बाकी 2 लड़के थे। गाड़ी के ब्लास्ट की तेज आवाज ने पूरी भीड़ को हॉरिफाइड कर दिया था। खुशी अपनी सांस रोककर खड़ी थी। क्या इसका मतलब गाड़ी वाला आदमी और वो मदद करने वाला आदमी दोनों कहीं मर तो नहीं गए? इस थॉट ने खुशी के शरीर को थरथरा दिया और उसके बदन में एक कपकपाहट पैदा हो गई।
तभी धुएं से निकलता हुआ सब्जेक्ट 84 वहां पर पहुंचता है, जिसके कंधे पर वो आदमी था जिसे उसने टाइम रहते बाहर निकाल लिया था। इसे देखते ही खुशी को राहत की सांस आई। थैंक गॉड कि वो दोनों ठीक हैं। खुशी तुरंत सब्जेक्ट 84 के पास आई और बोली, तुम इन सबको मेरी गाड़ी में डालने में मेरी मदद करो कि मैं तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। सब्जेक्ट 84 ने अपना सर एग्रीमेंट में हिलाया। उसने उस औरत और उस आदमी को अपने अलग अलग कंधों पर लाद लिया। खुशी ने और मदद करने वाले 2-3 लोगों ने उन बच्चों को गोद में उठाया। खुशी तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागी और गाड़ी खोलकर उन सबको गाड़ी में डालने लगी। उसने सब्जेक्ट 84 से कहा, तुम अंदर बैठकर इन्हें संभालो, मैं हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। सब्जेक्ट 84 ने सबको गाड़ी में आराम से डाला और उसके बाद वह भी गाड़ी में बैठ गया। खुशी ने गाड़ी स्टार्ट की और देखते ही देखते रास्ते से सारी गाड़ियां साइड हो गईं। खुशी अपनी गाड़ी को लेकर तेज स्पीड के साथ अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी। खुशी ने तुरंत अपने असिस्टेंट के पास कॉल किया और कहा, हेलो, सिटी हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर जल्दी से उन लोगों को इन्फॉर्म करो। मैं कुछ बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स को लेकर आ रही हूँ। उनको अटेंड करना है, जल्दी करो। ये बोलकर खुशी आगे कुछ सुने बिना ही कॉल कट कर देती है। वह काफी हड़बड़ी में लग रही थी। सब्जेक्ट 84 उन लोगों को चेक करने में लगा हुआ था। खुशी ने कहा, सब ठीक तो है ना? कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं है? सब्जेक्ट 84 की बहुत डीप और गहरी आवाज खुशी के कानों में पड़ी, दे नीड अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। खुशी ने गाड़ी की स्पीड और तेज बढ़ा ली। जल्दी ही वह लोग सिटी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर की टीम ऑलरेडी खुशी सिंघानिया के इंतजार में थी, क्योंकि खुशी के असिस्टेंट ने कॉल करके इमरजेंसी के लिए उनको अलर्ट कर दिया था। डॉक्टर की पूरी टीम पहले से ही अस्पताल के बाहर तैयार खड़ी थी। खुशी की गाड़ी वहां पहुंचती है तो डॉक्टर तुरंत रिएक्ट करते हैं और सारे पेशेंट्स को स्ट्रेचर पर डालकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। खुशी और सब्जेक्ट 84 भी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। खुशी डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, इनमें से किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। फॉर्मेलिटी की आप चिंता मत कीजिए, वह सब में हैंडल कर लूंगी। इनके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। पैसों की चिंता मत कीजिए, वह मैं पे कर दूंगी। डॉक्टर ने कहा, मिस सिंघानिया, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हमारे बेस्ट डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। कुछ नहीं होगा किसी को भी। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला गया। खुशी ने तुरंत रिसेप्शन पर जाकर उन सब के लिए फॉर्मेलिटी कंप्लीट की, बिल पे किया और अस्पताल को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए डोनेशन भी दिया। सब्जेक्ट 84 चुपचाप खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद खुशी ने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्ट 84 की तरफ देखा, जो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसकी गहरी आंखें जैसे कहीं खोई हुई थीं, वह एकदम किसी सोल्जर की तरह कड़क होकर खड़ा था। खुशी को रियलाइज हुआ कि इस आदमी ने आज जलती हुई गाड़ी को तोड़कर उन सबको बाहर निकाला था। खुशी सब्जेक्ट 84 के पास गई और बोली, तुम्हें भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए भी डॉक्टर अरेंज करती हूँ। सब्जेक्ट 84 ने खुशी की आंखों में देखा। कुछ सेकंड तक उसकी गहरी आंखें खुशी की खूबसूरत आंखों में देखती रहीं, जिसमें उसे बहुत चिंता और घबराहट नजर आ रही थी। सब्जेक्ट 84 ने एक गहरी आवाज में जवाब दिया, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। खुशी ने कहा, तुम ठीक नहीं हो।
तुम्हारे हाथ जल गए होंगे, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। खुशी ने जैसे ही सब्जेक्ट 84 के हाथों को देखा तो वह चौंक गई। उसने तुरंत उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर गौर से देखा। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। सब्जेक्ट 84 चुपचाप खड़ा खुशी के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, मगर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हमेशा की तरह बिल्कुल कड़क और कठोर थे। खुशी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि सब्जेक्ट 84 के हाथों में हल्का खरोच का निशान भी नहीं है। ये जख्म कहाँ गया? जलती हुई गाड़ी के दरवाजे को तोड़ा था इस आदमी ने। कांच भी चुभ गए थे इसे, लेकिन उसके हाथ देखकर तो लग ही नहीं रहा कि इसने ऐसा कुछ किया है। कहीं पर भी हल्का सा जलने का या खरोच का निशान ही नहीं है। खुशी हैरान होकर सब्जेक्ट 84 की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारे हाथों में जलने के निशान क्यों नहीं हैं? मैंने खुद देखा था, तुमने जलते हुए गाड़ी के दरवाजे को तोड़ा था और वह दरवाजा भी बुरी तरह से जला हुआ था। सब्जेक्ट 84 ने अपने हाथों को पीछे किया और कहा, मैंने आपसे बचाने वाला जेल लगाया हुआ था, जिस वजह से मेरे हाथों पर जलने के निशान नहीं पड़े। सब्जेक्ट 84 ने झूठ बोल दिया था। वैसे उसके शरीर पर कोई जख्म ज्यादा देर रहते नहीं, क्योंकि उसके ब्लड की हीलिंग पावर उसके जख्मों को जल्दी भर देती है। खुशी बस चुपचाप खड़ी रही। सब्जेक्ट 84 ने खुशी से कहा, वे लोग तुम्हारे रिलेटिव्स थे। खुशी उसकी तरफ देखने लगी और फिर उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं उन लोगों को नहीं जानती। इस चीज पर सब्जेक्ट 84 की आंखों में हल्की सी हैरानी नजर आई। उसने कहा, तुम नहीं जानती, फिर भी तुम उनके लिए इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी। क्यों? खुशी ने जवाब दिया, क्या मतलब है क्यों? एक परिवार मेरी आंखों के सामने जल रहा था, तो क्या मैं परेशान ना रहूं? एक इंसान होने के नाते किसी दूसरे इंसान को दर्द में देखकर मुझे तकलीफ होती है। सब्जेक्ट 84 ने कहा, फिर वहां पर खड़े बाकी लोगों को तकलीफ क्यों नहीं हुई? उन्होंने मदद क्यों नहीं की? खुशी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मगर हम उनके जैसे नहीं हो सकते थे, इसलिए तो हमने उनकी मदद की ना। और मेरी मदद करने के लिए, उन लोगों की जान बचाने के लिए, थैंक यू वेरी मच, मिस्टर। तभी खुशी को एहसास होता है कि उसे तो इस आदमी का नाम ही नहीं पता। तो खुशी ने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? खुशी का सवाल सुनकर सब्जेक्ट 84 कंफ्यूज हो गया। हल्का सा नजरें चुराने लगा। अब उसे खुद का नाम नहीं पता, उसे हमेशा सब्जेक्ट 84 नाम से ही बुलाया जाता है। ये नाम डॉक्टर ब्लैक ने उसे दिया था क्योंकि वो भी उसके एक्सपेरिमेंट का एक सब्जेक्ट था। वो इस लड़की को क्या बताए कि उसका नाम क्या है? तभी अचानक उसकी नज़र वहां पर पड़ी हुई एक मैगजीन पर गई, जहां उसने तुरंत एक नाम पढ़ लिया। खुशी एक बार फिर से बोली, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब्जेक्ट 84 ने खुशी की तरफ देखा और कहा, अगुनी। मेरा नाम अगुनी है। खुशी ने नाम सुनकर हल्की सी गर्दन हिलाई और कहा, अगुनी, मदद के लिए थैंक यू वेरी मच। उसके बाद दोनों चुपचाप खड़े हो गए। खुशी जानती थी कि यह वही आदमी है जिसने होटल रूम में उसे बिना कपड़ों के देख लिया था। उस वक्त तो उसे इस आदमी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने डिसाइड कर लिया था कि अगली बार अगर गलती से यह उसकी आंखों के सामने आया तो उसे पुलिस में अरेस्ट करवा देगी या फिर उसे ऐसी सजा देगी कि यह याद रखेगा, या फिर गाल पर खींचकर तमाचा देगी। मगर अब जब ये सामने आया तो वैसे सिचुएशन में कि वो उसके लिए थैंकफुल है। आज उसने जो मदद की है,
खुशी की इस वजह से उसकी नज़रों में उसकी इमेज कहीं ना कहीं शायद थोड़ी सुधर गई। उसके बाद अगुनी वहां से जाने लगा। खुशी ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? उसने पलटकर खुशी की तरफ देखा और कहा, यहाँ घर नहीं बसाना है मुझे। उन लोगों को डॉक्टर के पास पहुंचा दिया, इतना काफी है, अब मुझे अपने काम के लिए जाना है। इस बात पर खुशी ने भी सहमति में सिर हिलाया। वह पहले ही पैसे जमा करवा चुकी थी। डॉक्टर को उनकी जिम्मेदारी सौंप चुकी थी, तो अब उसका यहाँ कोई काम बचा नहीं था। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, एक्सक्यूज मी, उनके ऑपरेशन के खत्म होने के बाद प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करके उनकी हालत के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। ये बोलकर वह अपना कार्ड रिसेप्शनिस्ट को देती है और उसके बाद अगुनी के साथ अस्पताल से बाहर आने लगती है। अगुनी जाने लगता है कि खुशी उससे कहती है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ अपनी गाड़ी में, जहाँ तुम जा रहे हो। अगुनी ने खुशी की बात सुनकर कहा, जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। ये बोलकर अगुनी वहां से चला जाता है। खुशी बस चुपचाप खड़ी उसे जाता हुआ देखती है। जल्दी ही वो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। उसके बाद खुशी भी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। भयंकर सिंह गुस्से में अपने सामने खड़े आदमी को देखा है जो डर से कांप रहा था। उसने अपनी गन को सामने की तरफ करके एक ही झटके में उस आदमी की खोपड़ी को उड़ा दिया। गोली चलने की तेज आवाज पूरे गोदाम में गूंज पड़ी और अगले ही पल वह आदमी धाम से जमीन पर गिरकर अपनी सांसें रोक चुका था। वह मर चुका था। भयंकर सिंह के कुछ और आदमी उनके अगल बगल खड़े हुए थे। वो गुस्से में उन आदमियों से बोला, ये साला मेरा माल से भरा हुआ ट्रक छोड़कर वहां से भाग गया, उसके बाद छुप गया पुलिस से। इसे क्या लगा ये मेरे पास आएगा तो मैं इसे इनाम दूंगा अपनी जान बचाने के लिए। मेरा करोड़ का माल पुलिस ने जब्त कर लिया, उसके बाद इसकी इतनी हिम्मत की है मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी यानी कि भयंकर सिंह जोर से चिल्लाता है। पूरे गोदाम में उसकी आवाज गूंजने लगती है। वो काफी गुस्से में कहता है, पता करो मेरा माल किसने पकड़ा है। मेरा करोड़ का माल है, मेरा बहुत नुकसान हुआ है। ये जिसने भी किया है भयंकर सिंह उसे छोड़ेगा नहीं, जाओ और पता लगाओ। उसके आदमी तुरंत भयंकर सिंह का ऑर्डर मिलते ही वहां से चले गए। शहर में एक बड़े से क्लब में शरण्या आराम से बैठी हुई थी। उसने अपने फोन को उठाकर देखा और वक्त देखने के बाद फिर से उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था जिसकी एक एक सिप को वो पी रही थी। तभी अचानक कोई लेफ्ट साइड से इसका कंधा थपथपाता है और लेफ्ट साइड की तरफ पलटकर देखती है तो वहां कोई भी नहीं मिलता। फिर जब वो वापस अपने चेहरे को आगे की तरफ करती है तो एकदम से हल्की सी हड़बड़ा जाती है, क्योंकि स्वयं एकदम से उसके आगे आकर कहता है, हाय दरोगा मैडम। अचानक स्वयं की हरकत से शरण्या इरिटेट हो जाती है। स्वयं कुर्सी पर बैठ जाता है और शरण्या रहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कभी भी शांति से नहीं आ सकते ना। स्वयं मुस्कुरा के कहता, मैडम शांति तूफान से पहले आती है, तूफान के साथ नहीं। और रही बात कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तो ये तो पब्लिक के एंजॉय करने की जगह है, कोई भी कभी भी आ सकता है। इसमें भी पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? उद्धरण चिन्ह। शरण्या ने कहा, दिन में कॉल किया था, पुलिस स्टेशन आना था, केस को लेकर कुछ बात करनी थी, उठाया क्यों नहीं? स्वयं ने जवाब दिया, अब मैडम माना कि आपकी मदद करने के लिए मैं मान गया, 24 घंटे आपके पल्लू से बंधा तो नहीं रह सकता ना।
कुछ जरूरी काम के लिए कहीं गया था और फोन पर ध्यान नहीं दिया तो नहीं उठा पाया। शरण्या आंखें रोल करती है, स्वयं कहता है, वैसे आजकल आपको मेरा चेहरा देखे बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती ना, जब देखो मुझे बुलाती रहती हो। मैं बोल रहा हूँ आप धीरे धीरे मेरे प्यार में पड़ रही है, जरा संभालिए अपने आप को, फिर मुझे दोष मत देना। स्वयं की बात सुनकर शरण्या अपनी आंखों को सिकोड़ कर उसकी तरफ देखती है, फिर से शुरू हो गए। कभी कभी तो तुम्हारी शक्ल देखकर मन करता है कि एक बोतल उठाऊं और तुम्हारे सर पर ही फोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, कानून ने हाथ बांध के रखे हैं मेरे। स्वयं ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या दरोगा मैडम, मैं आपसे इतने प्यार से भरी बातें करता हूं और आप जब देखो मरने मारने की बातें करती रहती है। अगर मैं आपको इतना ही खटकता हूं तो बार बार कॉल करके मुझे बुलाती क्यों हो। स्वयं के होठों पर एक नटखट से मुस्कान थी। वो शरण्या के साथ फ्लर्ट कर रहा था पर शरण्या को शायद पसंद नहीं था। उसने जवाब दिया, अगर मुझे केस के मामले में तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती तो ऐसा कभी नहीं करती, तुम्हारी शक्ल देखना मेरी मजबूरी है। स्वयं एकदम से कुर्सी से खड़ा होकर शरण्या पर झुक जाता है। अचानक स्वयं की हरकत से वो एकदम से थोड़ा हैरान हो जाती है, पर थोड़ा खुद को संभाल लेती है। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में इस कदर देखते हैं कि बस आसपास की चीजों का ख्याल ही नहीं रहता। शरण्या की आंखों में देखते हुए स्वयं ने कहा, अरे छोड़ो भी, मान क्यों नहीं लेती, केस तो सिर्फ बहाना है। तुम मुझे बार बार फोन करके इसीलिए बुलाती हो ताकि मेरे साथ वक्त गुजार सको, है ना। पर थोड़ा संभल कर, क्योंकि मजबूरी को ख्वाहिश बनते देर नहीं लगती। स्वयं मल्होत्रा चीज ही ऐसी है, मेरा नशा जिस दिन आपको हो गया उस दिन हर तरफ आपको मैं दिखूंगा। स्वयं और शरण्या अब भी एक दूसरे के बहुत करीब और एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। कुछ सेकंड तक तो शरण्या भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती, बस उसे देखती ही रहती है। स्वयं की आंखें नटखट थी पर थोड़ी कोल्ड भी लग रही थी। कभी कभी ये लड़का एकदम अपनी पर्सनालिटी ही बदल लेता है। तभी किसी की आवाज सुनकर दोनों एकदम से होश में आते हैं। स्वयं मल्होत्रा, इज दैट यू? स्वयं ने पलट कर देखा और शरण्या ने भी उस आवाज की तरफ देखा तो पाया कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की छोटे छोटे कपड़ों में, छोटी सी स्कर्ट में, खुले बालों के साथ, चेहरे पर एम्यूजमेंट और हैरानी से भरी एक्सप्रेशंस के साथ उन्हें देख रही थी। उस लड़की को देखते ही स्वयं के चेहरे पर कंफ्यूजिंग से हाव भाव आए और वो चलकर उस लड़की के सामने आ गया। वो लड़की अब भी स्वयं को देखकर थोड़ी सी हैरान और थोड़ी सी एक्साइटेड लग रही थी। स्वयं ने गैस करके उसे पहचानने की एक्टिंग करते हुए कहा, आर यू मिस रूही देसाई, राइट? वो लड़की ये सुनकर एकदम से एक्साइटेड होकर बोली, तुमने मुझे पहचान लिया? ओ माय गॉड, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। एकदम से स्वयं ने भी अपनी बाहों को फैलाया और दोनों ने एक दूसरे को हग किया। उनकी हरकत देखकर शरण्या के चेहरे पर अनोइंग से एक्सप्रेशंस आ गई। फिर से शुरू हो गया, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता, कभी भी नहीं। और थोड़ी देर पहले ये क्या हरकत की इसमें मेरे करीब आकर। आगे से अगर मेरे इतना करीब आया ना तो उसकी पेंट में बॉम्ब डाल दूंगी। फिर मेरे तो क्या अपनी बीवी के करीब जाने के लायक भी नहीं रहेगा। सो कोल्ड फका बॉय। स्वयं उस लड़की को लेकर टेबल के पास आता है और दोनों कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। वो लड़की अपनी कुर्सी पर बैठने की बजाय स्वयं के पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है, जिसे देखकर शरण्या अपने आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है। स्वयं उस लड़की को कमर को अपने हाथों में पकड़ लेता है।
वो लड़की कहती है, कितना वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए, तुम तो गायब ही हो गई और उस रात के बाद जो हमने साथ में गुजारी थी, मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश की पर कहीं से तुमसे कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। हाउ आर यू? स्वयं ने कहा, तुम्हारी याद में कैसा हो सकता हूँ? बेबी एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरी पर्सनल लाइफ में। किसी खड़ूस इंस्पेक्टर ने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया था, वो भी मुझ पर झूठे एलिगेशंस लगाकर। स्वयं की यह बात सुनकर शरण्या चौंककर और फिर घूर कर उसकी तरफ देखती है। उसकी खतरनाक नज़रों को स्वयं अपने ऊपर महसूस कर चुका था, मगर उसे बहुत मजा आ रहा था शरण्या को परेशान करने में। वो लड़की स्वयं की गोद में बैठे हुए बोली, ओ गॉड, कितना कमीना इंस्पेक्टर होगा वो, कोई तुम्हें पढ़कर जेल में कैसे डाल सकता है? अब इस बात पर शरण्या का और ज्यादा दिमाग खराब होने लगा। ये दो कौड़ी की लड़की उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। स्वयं हंसते हुए बोला, छोड़ो ना बेबी, ऐसे लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं, तुम बताओ तुम कैसी हो? उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की नज़र शरण्या पर पड़ी जो उन दोनों को घूर रही थी, फिर बोली, हु इज दैट गर्ल? और यह हमें ऐसे खा जाने वाली नज़रों से क्यों देख रही है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी बीवी? शरण्या की तरफ देखकर स्वयं उस लड़की से बोला, कम ऑन यार, तुम्हें तो मेरा टेस्ट पता है ना, मैं खूबसूरत लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनने का मौका देता हूँ, वैसे भी मुझे मर्दों जैसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मर्दों जैसी लड़की? अब तो स्वयं की बात सुनकर शरण्या का खून ऊपर से नीचे तक उबलने लगा। कांच के गिलास पर अपने पकड़ को मजबूत कर ली। स्वयं ने जब शरण्या के गुस्से की आज को महसूस किया तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया। उसने तुरंत अपनी गोद में बैठी लड़की की तरफ देखकर कहा, बेबी, चलो हम थोड़ा डांस कर लेते हैं। उस लड़की ने कहा, ओके। उसके बाद स्वयं उस लड़की को लेकर वहां से डांस करने वाले लोगों की भीड़ में भाग गया। शरण्या को गुस्सा आ रहा था, आंखें कड़क हो गई और वो अपने दांत खटखटा रही थी, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी देर तक शरण्या ऐसे ही बैठी रहती है और स्वयं उस लड़की को बाहों में लेकर बड़े मजे से झूम रहा था, डांस कर रहा था। तभी शरण्या के पास किसी का कॉल आता है। शरण्या कॉल लेने के लिए जरा बाहर चली जाती है क्योंकि अंदर काफी ज्यादा शोर था। बाहर आकर एक जगह पर गाड़ी के पास जाकर वो कॉल पर बात करती है। तभी किसी के कदम शरण्या की तरफ बढ़ने लगे। वहां कुछ लोग थे जिनकी नज़र शरण्या के ऊपर जमी हुई थी। कॉल पर वो कुछ सीरियस बात कर रही थी, शायद केस से रिलेटेड कुछ जरूरी डिस्कशन चल रहा हो। बात करने के बाद जैसे ही वह कॉल कट करके पलटी, इस वक्त अचानक उसके चेहरे पर उसे स्प्रे महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर स्प्रे मार दिया हो। सामने खड़े आदमी ने अपनी नाक को रुमाल से कवर करके रखा था और उसके हाथ में एक छोटी सी स्प्रे की बोतल थी, जिसे वह लगातार शरण्या के चेहरे पर स्प्रे कर रहा था। वह जो कुछ भी था तुरंत शरण्या पर रिएक्ट करता हो और एकदम से उसका सर घूमने लगता है। शरण्या के ऊपर अचानक ही अटैक हो जाता है। उसके ऊपर कुछ स्प्रे किया जाता है, जिसे सूंघते ही देखते उसकी आंखों के सामने धुंधलापन और अंधेरा छाने लगता है और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर जाती है। शरण्या को उठाकर वो लोग तुरंत गाड़ी में डालते हैं और उसके बाद गाड़ी को लेकर वहां से चले जाते हैं। जल्दी ही उनकी गाड़ी एक बड़े से गोदाम में पहुंचती है। सारे गुंडों में से एक ने कहा, जल्दी से इस लड़की को गाड़ी से उतार कर यहाँ पर बांध कर रख दो, बॉस जल्दी ही यहाँ पर आएंगे और उसके बाद वही फैसला करेंगे कि इस लड़की के साथ क्या करना है।
उद्धरण चिन्ह। उसका ऑर्डर सुनते ही सभी गुंडों ने उसे लड़की को गाड़ी से निकला यानी कि शरण्या को और फिर गोदाम के अंदर एक कुर्सी पर ले जाकर बांध दिया। वो अब तक बेहोश थी। शरण्या को वहां पर बांधने के बाद सारे गुंडे आराम से रिलैक्स होकर वहां बैठ जाते हैं और शराब पीने लगते हैं। एक गुंडे के पास उसके बस का कॉल आता है, यानी कि भयंकर सिंह का। कॉल उठाते ही भयंकर सिंह बोला, ले आए उस लड़की को। वो गुंडा कहता है, जी हम लोगों ने उसे पकड़ लिया जिसने हमारे माल को जब्त किया था, उसे बंद कर रखा है हमने, वह फिलहाल बेहोश है। आप जल्दी से आइए और फैसला कीजिए कि इसके साथ क्या करना है। भयंकर सिंह ने कहा, जरा संभल कर, उस लड़की के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही बहादुर और चालाक है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, कहाँ की चालाक, इतनी आसानी से हमने इसे पकड़ लिया और इस वक्त बांध कर बैठा रखा है। सर ये कुछ नहीं कर पाएगी, आप चिंता मत कीजिए। भयंकर सिंह ने कहा, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाऊंगा, तब तक तुम लोग इस बात का ख्याल रखना कि वो लड़की किसी भी हाल में यहाँ से बचकर न जाने पाए। वहां आने के बाद मैं अपने हाथों से उसे खत्म करूंगा। ये बोलकर भयंकर सिंह कॉल कट कर देता है। भयंकर सिंह का वह गुंडा भी फोन कट करने के बाद अपने दोस्तों के बीच में जाकर बैठ जाता है। एक ने शराब के गिलास में शराब डालते हुए कहा, क्या कहा सर ने? तो दूसरे वाले ने जवाब दिया, बोलना क्या था, कहा है कि आते ही इस लड़की को खत्म करेंगे अपने हाथों से। बड़ा उछल रही थी, क्या जरूरत थी इसे हमारा माल पकड़ने की, खामखा भरी जवानी में जान से हाथ धो बैठी। उसके बाद एक गुंडा हाथ में शराब का गिलास लेकर उठकर शरण्या के पास जाता है जो कुर्सी पर बैठी थी, हाथ पैर बांधे गए थे और जब बेहोश थी। उसके पास जाकर वो शराब का गिलास होठों से लगाकर पीता है और फिर बड़ी ही गंदी नजरों से शरण्या को देखते हुए कहता है, सर ने कहा है कि वो आते ही इस लड़की को जान से मार डालेंगे, है ना? तो क्यों? इतना बोलते ही वो चुप हो गया। उसके होठों की शैतानी से मुस्कुराहट सब बयां कर रही थी कि उसके इरादे क्या है। तभी उसके एक साथी ने उसके पास आकर कहा, पागल हो गए हो क्या? इसको सर मारने वाले हैं, हमें नहीं मारना इसे। तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे वैसे भी मरने ही वाली है, क्या ही फर्क पड़ता है, इसके मरने से पहले अगर हम इसे थोड़ा सा टेस्ट कर ले तो। वैसे भी मेरी बीवी काफी वक्त से गांव गई है, हर रात ऐसे ही मन मारकर काटनी पड़ती है, काफी वक्त से किया नहीं है। आज बड़ा जोर से मन कर रहा है और ऊपर से इस लड़की की खूबसूरती ने तो मेरे अंदर के जानवर को और भी ज्यादा भड़का दिया है। तभी वह सारे लोग खड़े होकर वहां पर आ गए और शरण्या की तरफ देखने लगे। एक ने शरण्या को देखते हुए कहा, वैसे अगर तुम्हारी बात पर गौर किया जाए तो गलत तो नहीं कह रहे हो तुम। वैसे भी ये लड़की मरने ही वाली है, अगर मरने से पहले एक बार हम सबको एंटरटेन कर दे तो इसमें गलत ही क्या है। अब उन सब लोगों की नज़र शरण्या के ऊपर कुछ इस तरह से थी जैसे कि एक मासूम हिरनी भेड़ियों के झुंड के बीच में आकर फंस गई और सारे भेड़िए उसे पर झपट पड़ने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। शराब का ग्लास खत्म करके वह लोग शरण्या के अगल बगल खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एक आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम लोगों का लीडर हूं तो पहले तो इसका स्वाद में ही चखूंगा। तुम लोग लाइन लगा लो, बड़ी नाजुक सी है बेचारी, एक साथ सबको झेल नहीं पाएगी और बॉस के आने तक इस जिंदा भी तो रखना है। सारे आदमी हंसने लग जाते हैं, उनकी हंसी गोदाम में गूंज रही थी, बड़ी गंदी भयानक हंसी थी।
वो आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है शरण्या को टच करने के लिए, उसके चेहरे को वह अपनी उंगलियों से छूता है, बालों को पीछे की तरफ करता है और फिर धीरे धीरे शरण्या के चेहरे से, उसकी गर्दन से उसके हाथ नीचे की तरफ जाने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक जोर की एक आवाज होती है और सब लोगों का ध्यान एकदम से उस आवाज की तरफ चला जाता है। वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा दरवाजा जो कि गोदाम का दरवाजा है, जो कि लोहे का और काफी मजबूत है, वो हवा में उड़ता हुआ उनकी तरफ आया और उनके सामने आकर गिर गया। दरवाजे के टूटने की तेज आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई। सब लोग हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे तो पाया कि अंधेरे से कोई परछाई वहां पर खड़ी हुई है। धीरे धीरे चल के कुछ कदम आगे जाकर वहीं पर रुक गई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर दूर खड़ी उस परछाई की तरफ, ये कौन है और अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब लोग इतना तो समझ गए थे कि शायद ये कोई खतरा है, तो वह फटाफट अपने हथियारों को तैयार कर लेते हैं। उनमें से एक गुंडा चिल्लाकर उस परछाई से बोला, कौन हो तुम और यहाँ पर आने का रास्ता तुम्हें किसने बताया? तुम यहाँ पर कैसे आए? फिर वह धीरे धीरे परछाई चलकर रोशनी की तरफ आती है और रोशनी में उसका चेहरा दिखाई देता है। स्वयं मल्होत्रा चेहरे पर काफी ज्यादा डार्क एक्सप्रेशंस लिए हुए वहां पर खड़ा हुआ उन सब लोगों को देख रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां उन सब को स्कैन करती है और फिर आखिर में जाकर उसकी नजरें कुर्सी पर बैठी शरण्या की तरफ चली जाती है। एक आदमी हाथ में गन लेकर सब स्वयं की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, पता नहीं तुम कौन हो और कहां से आए हो, मगर अब आ गए हो तो जिंदा वापस लौटकर नहीं जाओगे। उस आदमी ने गनोर की और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी अचानक उसके गर्दन पर एक चाकू आ गया। वो आदमी हैरान हो गया। स्वयं होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई जैसे ही उसने अपने गर्दन पर चाकू महसूस किया। उसने हिम्मत करके अपने आजू बाजू देखा तो सारे के सारे आदमी हैरान लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा। उस आदमी को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, इतनी आसानी से नहीं, अगर जरा भी हिले या तुम्हारे आदमियों ने हल्की सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन तो गई समझो। वो आदमी हैरान था, उसके सारे साथी हैरान थे। शरण्या बिल्कुल होश में थी, उसके एक्सप्रेशंस काफी खतरनाक थे। उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू था जो उस आदमी की गर्दन पर था। वो आदमी हकलाते हुए बोला, तुम तो बेहोश थी ना, तुम होश में कब आई है? शरण्या हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या पूरा यकीन है कि मैं बेहोश थी? ये भी तो हो सकता है कि मैं बेहोशी का नाटक कर रही थी तुम्हारे अड्डे तक पहुंचाने के लिए। ये सुनकर तो उन सब की आंखें फट गई है। शरण्या ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, आपने अपने हथियार नीचे रख दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो वरना तुम्हारा ये बॉस तो गया। वह सारे आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिस आदमी के गर्दन पर चाकू रखा गया था उसने कहा, देख क्या रहे हो, हथियार नीचे रखो, यह मेरा गला काट देगी। वो आदमी जैसे ही हथियार नीचे रखने वाले होते हैं वैसे ही एकदम से गोदाम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। अचानक लाइट्स ऑफ होने से शरण्या हैरान थी कि तभी उसने महसूस किया कि जिस आदमी को उसने पकड़ रखा था उसने उसके पैर पर जोर से लात मारी। शरण्या एकदम से झुकी तो वह आदमी उसकी ग्रिप से निकलकर तुरंत ही भाग गया। वह अंधेरे में कुछ भी देख नहीं पा रही थी,
तभी अचानक गोलियों की आवाज आई और शरण्या ने महसूस किया कि किसी ने तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ के जमीन पर गिरा दिया। स्वयं ने शरण्या को तुरंत अपनी बाहों में दबोच लिया और नीचे गिर के लुढ़कते हुए वहां पर बड़े बड़े वन के पीछे जाकर छुप गए। शरण्या हैरान हो गई, स्वयं उसके बिल्कुल बगल में था। शरण्या स्वयं की तरफ देखकर बोली, गन। स्वयं ने तुरंत अपनी पेट से एक गन निकाल शरण्या की तरफ बढ़ा दी और दूसरी गन को उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। शरण्या ने स्वयं से कहा, बाकी टीम मेंबर्स कहाँ पर पहुँचे हैं? कितनी देर में पहुँच जाएंगे? इस बात पर स्वयं ने आईब्रोज ऊपर उठे और कहा, बाकी के टीम मेंबर्स यहाँ कोई नहीं आने वाला, यहाँ सिर्फ मैं आया हूँ। स्वयं की बात सुनकर शरण्या डिसबिलीफ के साथ उसकी तरफ देखती है। सीरियसली? स्वयं ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, यहाँ और कोई नहीं आने वाला, सिर्फ मैं अकेला आया हूँ, वह भी 2 गन लेकर। शरण्या को इस वक्त इतना गुस्सा आया कि मन कर रहा था इस गन को स्वयं के माथे पर रखकर गोली चला दे और एक ही गोली में उसकी खोपड़ी को खोल दे। शरण्या इरिटेट होकर गुस्से में स्वयं से धीमी आवाज में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हें मैसेज करके कहा था ना कि टीम को इन्फॉर्म करना यहाँ पर पहुँचने के लिए। उद्धरण चिन्ह। स्वयं ने शरण्या की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया, उसका शुक्र मनाओ, ठीक है। उसके बाद अचानक से वह लोग जहाँ छुपे हुए थे वहाँ पर गोलियां चलने शुरू हो जाती है। वो एकदम से नीचे झुक जाते हैं। शरण्या और स्वयं अपनी अपनी तरफ से बंदूकों को सेट कर लेते हैं और उसके बाद वह लोग भी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। शरण्या गोली चलाते हुए बोली, पता नहीं किस गधे को मैंने अपनी टीम में ले लिया, अब तो हम लोग पक्का यहाँ पर मरने वाले हैं। एक तो वो लोग अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे, ऊपर से लिमिटेड गोलियां हैं हमारे पास, क्या सोचकर तुम यहाँ पर अकेले आए थे? स्वयं मल्होत्रा। स्वयं ने कहा, डोंट वरी डार्लिंग, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं खरोच भी नहीं आएगी। शरण्या घूर कर स्वयं की तरफ देखकर बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम ऑलरेडी मुझे बहुत गुस्सा दिला सके हो, अब मेरा खून मत खोलो वरना इनसे पहले मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगी, समझे? स्वयं ने शरण्या की तरफ देखा और कहा, कभी भी मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं करोगी ना तुम? एक तो मैं यहाँ पर अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाने के लिए आया और ऊपर से तुम मुझ पर दादागिरी झाड़ रही हो। अगर इतना ही तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था तो फिर मुझे मैसेज क्यों किया था जब वो लोग तुम्हें किडनैप करने के लिए आ रहे थे? अपनी टीम को भी तो कर सकती थी। शरण्या ने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा तुम गधे जैसी शक्ल के साथ पैदा हुए हो, पर कम से कम दिमाग तो इंसान वाला होगा। अरे कोई बच्चा भी होता तो वो भी कम से कम इतना दिमाग लगाता कि अकेला यहाँ पर नहीं आता, मगर तुम तो किसी बच्चे से भी गए गुजरे हो। इतने अंधेरे में गुंडे लोग अंधाधुंध फायर कर रहे थे, शायद उनके पास तो गोलियों की कमी नहीं थी, मगर स्वयं और शरण्या के पास लिमिटेड गोलियां थी। स्वयं शरण्या की बकवास बातों को इग्नोर कर आदमियों को मारने में लगा रहता है। स्वयं अंधेरे में देख सकता था, इस बात का वह पूरा फायदा उठाता है। कोई और अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकता था, इसलिए स्वयं अपनी एक गोली को बहुत सोच समझकर खर्च कर रहा था। जो भी आदमी उसे दिखाई दे रहा था वो उसी को खत्म कर रहा था। स्वयं गोलियां चल रहा था, ये देखकर शरण्या ने कहा, इतनी फायरिंग मत करो, तुम्हें अंधेरे में वो दिखाई भी दे रहे हैं। अंधाधुंध गोलियां चला रहे हो, ये मत भूलो हमारे पास लिमिटेड गोलियां हैं,
अगर खत्म हो गई तो हमें उनके हाथों खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। उद्धरण चिन्ह। स्वयं ने एक और आदमी की खोपड़ी उड़ाते हुए कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैंने कहा ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब एक काम करो, तुम्हारे लेफ्ट साइड के 90 डिग्री के एंगल पर एक आदमी अपनी गन लेकर बैठा है, बस गोली चला दो। ये सुनकर शरण्या हैरान हो जाती है, आर यू सीरियस? वहाँ कितना अंधेरा है? स्वयं ने कहा, वक्त मत गवाओ और मेरी बात का भरोसा करो, ट्रस्ट मी, गोली चलाओ, जो एंगल मैंने बोला है इस एंगल पर गोली चलाना। शरण्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये बेवकूफ क्या बोल रहा है, मगर फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जैसा स्वयं ने कहा उसने वैसे एंगल को सेट किया और गोली चला दी। तभी वहां से किसी के धाम से चिल्लाकर गिरने की आवाज आई। स्वयं ने मुस्कुराकर कहा, वेरी गुड, अब उससे 30 डिग्री के एंगल पर राइट साइड गन को घुमाओ और एक गोली फिर से चलाओ। शरण्या ने ठीक वैसा ही किया और तुरंत एक और आदमी के चिल्लाकर गिरने की आवाज आई। दूसरी तरफ से वो लोग भी बस बिना कुछ देख अंधेरे में फायरिंग कर रहे थे। शरण्या स्वयं से बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग कहाँ बैठे हैं? स्वयं ने भी कुछ आदमियों को दूर से निशाना बनाते हुए कहा, ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया। जिंदा रहना है तो जैसा बोल रहा हूँ वैसा करती रहो। स्वयं ने शरण्या को डायरेक्शन देकर कई लोगों को मरवा दिया और उसने खुद भी कई लोगों को मार दिया। मगर अब भी लोग काफी थे और इस बार वह छुपे हुए थे। शरण्या ने देखा कि उसके गन की गोलियां खत्म हो गई। अब स्वयं के पास भी गोलियां बिल्कुल नहीं बची थी, दोनों की गन बिल्कुल खाली हो चुकी थी। शरण्या स्वयं की तरफ देखकर बोली, गोलियां नहीं है। स्वयं ने शरण्या से कहा, एक काम करते हैं, तुम यहीं पर उनका ध्यान भटकाओ, मैं उनके पीछे की तरफ से जाकर उन लोगों को पकड़ता हूँ, वहां से उन्हें खत्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? शरण्या ने कहा, पागल हो गए हो क्या? वो तुम पर गोलियां चला सकते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। शरण्या की बात सुनकर स्वयं ने कहा, बहुत अंधेरा है, वो लोग कुछ नहीं देख सकते, उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारी गोलियां खत्म हो गई है। अगर उन्हें पता चल गया तो वह सीधा ही हम पर हमला बोल सकते हैं। शरण्या ने कहा, ऑल राइट, लेकिन मैं उनका ध्यान कैसे भटकाऊं? स्वयं ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक वीडियो प्ले कर दी जिसके अंदर से गोलियां चलने की आवाज का साउंड था। उसने कहा, इसे लेकर बैठी रहो, बस उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि सच में उन पर गोलियां नहीं चल रही या ये कोई वीडियो साउंड है, और जब तक उन्हें पता चलेगा मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। डोंट वरी और यहाँ से बाहर मत निकलना। शरण्या ने कहा, हाँ मुझे पता है, पर तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? स्वयं मुस्कुराकर बोला, रिलैक्स स्वीट हार्ट, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे, अगर हम इनको मारकर यहाँ से निकलने में कामयाब हुए तो क्या उसके बाद तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? स्वयं की बात सुनकर शरण्या आंखें निकालकर उसकी तरफ देखती है। उसे ऐसे घूरता हुआ देख स्वयं अपना जवाब समझ गया था, अच्छा ठीक है, खड़ूस कहीं की। उसके बाद वह वहां से चला गया। शरण्या हाथ में मोबाइल फोन लेकर वहीं पर बैठी रही और अलग अलग डायरेक्शन से उसकी वॉइस को बजाने लगी, ताकि उन लोगों को लगे कि वह अब भी गोलियां चला रहे हैं। स्वयं अंधेरे का फायदा उठाते हुए दबे पांव वहां से उनके पीछे की तरफ चला गया। उन लोगों को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त शायद स्वयं खुद भी इस बात से अनजान था कि
वहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और वो अंधेरे में भी उनको कैप्चर कर सकते हैं, और कोई था जो अपने स्क्रीन पर यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। स्वयं पीछे से गया तो उसने एक आदमी को अपने हाथों में दबोच लिया, उसके मुंह को बंद किया, उसकी गन उठाए और फिर उस आदमी की गर्दन तोड़ दी ताकि वो जरा भी शोर ना कर सके। उसके बाद स्वयं ने एक एक आदमी को देखा जो वहां पर छुपा हुआ था, होठों पर एक तिरछी से मुस्कान के साथ। उसने एक एक आदमी पर निशाना लगाया और धड़ाधड़ फायर करने शुरू कर दिया। वो जो आदमी वहां छुपे थे वो एकदम से घबरा गए, लगता है उनकी पूरी टीम आ गई है। लेकिन कोई भी बचकर भाग पाता या कुछ भी कर पाता, स्वयं उससे पहले ही सबको खत्म कर देता है। तभी लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। शरण्या और स्वयं बाहर निकाल कर आते हैं। स्वयं ने सबको खत्म कर दिया था। शरण्या ने कहा, वेल डन, मैं अभी टीम को कॉल करके यहाँ पर बुलाती हूँ। वो अपना फ़ोन उठाकर अपनी टीम को कॉल करती है और उन्हें इन्फॉर्मेशन देने लगती है। स्वयं यहाँ वहाँ देख रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र ऊपर के एक कोने की तरफ गई जहाँ पर शायद कोई खड़ा था। उस आदमी के हाथ में गन थी। उसने गन उठाई, वो छुपा हुआ था और उसने पॉइंट किया शरण्या की तरफ। स्वयं ने जब ये देखा तो उसने तुरंत शरण्या की तरफ देखा जो फ़ोन पर बात कर रही थी। शरण्या को वहां से हटाने के लिए वो उसकी तरफ दौड़ा, तभी तेज गोली की एक आवाज़ वहां पर गूंज गई। स्वयं को गोली लग गई। अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।